हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका बॉटनी की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग बैक्टीरिया को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, बहुत तेज़ जुकाम हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब वीडियो बनाने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। तो आपके मेरे मोटिवेशन के लिए आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है। अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज सेलुलोज, कैटिन, म्यूरेमिक एसिड या फिर पैक्टिक एसिड। कौन सा है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है, जो सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। अतः म्यूरेमिक एसिड ऐसा है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में दोनों में ही पाया जाता है, और जो चीज़ें दो जगह पे देखी जाए या दो चीज़ों में प्रेजेंट हो उन्हें ही उभयनिष्ठ कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंगी की यानी कि कवक की वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट वीडियो, कॉमा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में से वर्गीकृत किया गया। कोकस, बैसिलस, विब्रियोरी या स्पाइरलम। तो उनके शेप के आधार से जीवाणुओं को कई भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा कॉमा के जो आकार के हैं उन्हें क्या कहा गया। इसके पहले की वीडियो में मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था कि कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, अलग अलग शेप के जो होते हैं ये होते हैं। तो जो कॉमा के आकार के होते हैं उन्हें विब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः गोलाकार या फिर जिसे कोकाई कहते हैं, बैसिलस या फिर दंडाणु यानी कि बैसिलस या रॉड शेप, कॉमा शेप, सर्पिल शेप जिसे आप हेलिकल या फिर स्पाइरल कहते हैं, कई आकारों में वर्गीकृत किए गए हैं। विब्रियो जो है ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है, और इसकी जो संरचना है जो आप कॉमा लगाते हैं ये वाला इस तरह से होती है, जिसके कारण इसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कोकाई यानी कि जो गोलाकार होता है, जैसे बैसिलस रॉड शेप यानी कि छड़नुमा होता है, स्पाइरल कुछ इस तरह सर्पिल आकार का होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जीवाणुओं को अलग अलग उनके आकार के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई कोलाई में लैक ओपेरॉन का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्टसन, वाटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनार्ड, क्रेन और टेलर। पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जैकब और मोनर्ड। ई कोलाई जिसे इस्चेरियाई कोलाई के नाम से जाना जाता है, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है और सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैकब और मोनार्ड ने 1861 में इसका पता लगाया था। ई कोलाई के डीएनए में तीनों जीनों का समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तब ये जीन सक्रिय होता है। पोषण माध्यम में अगर लैक्टोज नहीं होगा यानी कि लैक्टोज अनुपस्थित होगा, तब यह जीन जो होता है ई कोलाई का, ये निष्क्रिय होता है। जैकब और मोनार्ड ने इस जीन की सक्रियता के नियम के लिए ओपेरॉन संकल्पना, जिसे आप ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो प्रस्तुत किया था। और ओपेरॉन संकल्पना देने के लिए 1965 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था, जैकब एंड मोनार्ड को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रकृति को बाधित किए बिना वहन किया जाने वाला प्रोफेज कहलाता है। अ प्रोफेज बॉन्ड इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड लाइसोजेनिक, लाइटिक, मार्जिनल या फिर फेज। क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लाइसोजेनिक। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रकृति को बाधित किए बिना वहन किए जाने वाला प्रोफेज लाइसोजेनिक कहलाता है। ट्रांसडक्शन में जीवाणु भक्षी का डीएनए कोशिका जीवा के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। जीवाणु भक्षी जानते हैं, बैक्टीरियोफेज को कहा जा रहा है।
तथा जीवाणु कोशिका लाइसोजेनिक कहलाती है। यह अवस्था कई पीढ़ी तक रह जाती है। एक समय आता है जब जीवाणु भक्षी का डीएनए जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम के डीएनए से पृथक होता है और इससे लैक्टिक चक्र आरंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जुकाम बहुत तेज है इसलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में पिली सहायक होते हैं। पिली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इज अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन यानी गतिशीलता, कंजुगल कॉन्टैक्ट या फिर ट्रांसडक्शन। जीवाणु में पिली किस लिए सहायक होते हैं? मैंने आपको डायग्राम बना के ऐसे बताया था कि दो जीवाणु हैं, इसमें ये पिली या जिसे पाइल कहा जाता है, तो इस तरह से एक दूसरे को जोड़ते हैं और ये एक दूसरे को कॉन्जुगेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये जो है ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की कुछ जातियों में फ्लैजेला के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से अनेक सूक्ष्म दृढ़ एवं सीधे रोममय उपांग निकलते हैं। इनको पिली या फिब्रियाई कहा जाता है। इसकी लंबाई 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है और चौड़ाई 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। पिली जो है, इसी को पिली या पाइलिन कहीं कहीं लिखा रहता है। ये प्रोटीन से निर्मित होता है तथा कोशिका के चारों तरफ विन्यास बनाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। आज मैं ना मतलब पीडीएफ मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम पास नहीं होता तो मैं वीडियो लेकर नहीं आती आपके लिए, क्योंकि आज एकदम बोलने की हिम्मत नहीं, जुकाम बहुत तेज़ हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने दर्शाया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया शो ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लिकेशन या कॉन्जुगेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 2005 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रिफिथ ने 1928 में निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणुओं पर प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि कब किया था तो 1928 में किया था। ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन की एक विधि रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रिफिथ ने यह खोजा डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणुओं में किया गया। यह खोज जो है डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणुओं में किया। ठीक है, ग्रिफिथ आनुवंशिक सामग्री की पहचान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि निमोनिया के खिलाफ एक टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी में इन्होंने जो है ये खोज को अंजाम दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थितीकरण के संबंध नोड जीन पाए जाते हैं। नोड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन राइजोबियम, लेगुमिनस प्लांट, एडाम्सिया या बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो दलहनी पौधे और राइजोबियम दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सी वो बीमारी जो वायरल है और घरेलू जानवरों में पाई जाती है? तो आपको बता दें यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस दिया है, जिसे टीवी या क्षय रोग कहते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है, तो ये वायरल तो है नहीं। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है, जिसकी खोज ग्रिफिथ ने की थी, ये भी नहीं है। पीलिया पित्तवर्ण बिलिरुबिन का निर्माण होता है और मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। रक्त की जगह जो मतलब यह रक्त की जगह पित्ताशय में मिलता है। ठीक है, तो पीलिया भी जो है ये संक्रामक बीमारी है, लेकिन पीलिया जो है ये जो है वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, पीलिया किसके कारण फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डी पे दिया इनमें से कोई नहीं। और पीलिया जो है, जिसे आप जॉन्डिस कहते हैं, यह एक वायरल बीमारी है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होता है और उसी में जो है जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण जो पीलिया रोग होता है वो होता है। इसमें नाखून, आँख के रंग, शरीर की त्वचा, ये सब जो है पीले रंग की दिखाई देने लगती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोवल सेल, स्पॉन्ज सेल या फिर स्पर्म सेल।
कौन सा वो सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। इसके कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में यूकैरियोट के झिल्ली बाद नाभिक की कमी होती है, यानी कि इसके न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में नेकेड अवस्था में पाए जाते हैं और जीवाणु ऊर्जा का निर्माण कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से करते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या क्लास्ट्रीडियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। या लेगुमिनस पौधे यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे उड़द हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इन सब के न्यूड्यूल्स में पाया जाता है। इस जीवाणु में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने का सामर्थ्य होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड वगैरह में बदल देता है। यह जीवाणु मूल रोम द्वारा जड़ में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और न्यूड्यूल्स बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह जड़ में ग्रंथियां बना लेता है और यह जीवाणु मृदा में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, यानी कि किसी चीज़ को पैदा करने की जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति है, उसको बढ़ाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजुली से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से या स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बेंजुएला से क्लोरोमाइसिटीज उत्पन्न होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस फेड्रिया से नियोमाइसिन उत्पन्न होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से टेरामाइसिन जो है वो उत्पन्न होता है। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंगी, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, सेल ऑफ वॉल ऑफ प्लांट? पेप्टाइडोग्लाइकेन सारे बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंगी की जो सेल होती है वो किटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ये सभी कौन सी बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो आपको बता दें ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी कहते हैं, इसी को क्षय रोग कहा जाता है, ये बैक्टीरिया जनित है। लेप्रोसी भी है, लेकिन पोलियो जो है ये वायरल बीमारी है। कैसी है? वायरल बीमारी है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पोलियो रोग विषाणु जनित है, जो पोलियो मेलाइटिस वायरस द्वारा होता है। इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाता है। आंत की दीवारों में होते हुए भी ये हृदय परिवार के साथ मेरुरज्ज में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुँचाते हैं। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तथा टांगे, हाथ व कटी प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस व लेप्रोसी बीमारी बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? कौन सा वो जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोसोकोकस।
नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोजन चक्र बनाता है, नाइट्रोजन चक्र साइकिल चलाता है, जिसमें जो है ये अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रीकरण जीवाणु, ये जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रिएक्शन के माध्यम से सब कुछ अच्छे से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती, पर आज बिल्कुल हिम्मत नहीं। अगर इसके पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो प्लीज़ पहले की ही वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको प्राप्त हुआ। आज थोड़ी सी हेल्थ इश्यू है, एकदम बोला नहीं जा रहा, जुकाम बहुत तेज़ जकड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह मैं आपको जो है वीडियो दे रही हूँ। एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, एब्सेंट करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीलेज, आरएनएज, डीएनएज या बोथ ए एंड बी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आरएनएज व प्रोटीलेज एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम 1928 में रूपांतरण की क्रिया का पता लगाया। इसके बाद एवरी और मैक्लियोर तथा मैककार्टी ने 1944 में इस प्रक्रिया का प्रयोगशाला में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, रॉड शेप बैक्टीरिया और कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो कॉमा के आकार का होता है उसे विब्रियो कहते हैं, जो रॉड शेप में है उसे बेसिलाई कहते हैं, जो सर्कल है उसे गोला कोकाई कहते हैं, और जो स्पाइरल है यानी कि सर्पिल है उसे जो है स्पाइरल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस कहलाता है। ठीक है, गोलाकार तथा सबसे छोटा जीवाणु होता है, या अकेले होता है या समूह में भी पाया जाता है। स्पाइरल में ये स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है, और विब्रियो जो है ये कॉमा के आकार का है। कोकाई जो है ये गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड है इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस या न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। प्लाज्मिड क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। प्लाज्मिड जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिकी पदार्थ है, यह जीन अभियांत्रिकी के वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है। इसमें आमतौर पर कुछ विशिष्ट जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वैक्समैन ने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, वैंकोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन? वैक्समैन ने किसका आविष्कार किया था? वैक्समैन जो थे इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आप सभी को पता होगा। वैक्समैन ने एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। या यहूदी अमेरिकी आविष्कारक, बायोकेमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। वैक्समैन जो थे ये 1952 में मिट्टी के रोगाणुओं के सरल, व्यवस्थित और सफल अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है, जिसके कारण स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थितीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइन के वृक्षों से संबंधित होता है? राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैकिया और एनावीना? कौन सा वो है जो संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्प्रिंग बैक्टीरियम का एक जीनस है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के समान एक्टिनोराइजल पौधे के साथ सहजीवन में रहता है। वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण रूट नोड्यूल सहजीवी हैं जो कैजुराइन के पेड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है? द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा, डायटम्स, जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया? आपको बता दें माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है, यह अत्यंत छोटा लेकिन ये परजीवी है। ठीक है, ये सहजीवी नहीं है, स्वतंत्र नहीं रहता, ये परजीवी है। ये सबसे छोटा तो है लेकिन ये परजीवी है। डायटम्स ये नहीं है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी बैक्टीरिया। ठीक है, ये सबसे छोटा मुक्त जीवित जीव है, इसलिए आपको बैक्टीरिया मार करना है। आप माइकोप्लाज्मा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह परजीवी और मृत्युपजीवी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कुछ बैक्टीरिया भी मृतोपजीवी और सैप्रोफिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वजीवी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंसर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंसर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक या बैक्टीरिया से। किससे जो है सिट्रस कैंसर नामक रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिट्रस कैंसर रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंसर जीवाणु जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। कौन सी बैक्टीरिया? जेंथोमोनास सिट्री। ठीक है, यह रोग सिट्रस पौधे यानी कि जो जैसे आपने नींबू प्रजाति के पौधे जो देखे होंगे उन्हीं को सिट्रस प्लांट कहा जाता है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। उनकी पत्तियों, टहनियों और फलों को प्रभावित करते हैं, जिससे पत्तियां गिर जाती हैं और कच्चे फल जमीन पर गिर जाते हैं। गंभीर मामलों में यह पेड़ की मौत का कारण बन सकता है। यंग पौधे जो होते हैं वो सिट्रस कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक, अगला, जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े चयन कीजिए। मतलब कौन से जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पहला दिया है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होती है। विब्रियो कॉलेरा, एक मिनट रुक जाइए। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी करता है। कहाँ दिया है माइकोबैक्टीरियम? एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से देखिए। डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस दिया है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जिसे आप टीबी कहते हैं। तीसरा दिया हुकिंग कफ। हुकिंग कफ जो है ये होता है बॉर्डेला पर्शुला के कारण। बॉर्डेला पर्शुला आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है। फिर दिया है सिप्लिस। सिप्लिस किसके कारण होता है? तो सिप्लिस जो होता है ये ट्रिपोनीमा प्लेडियम के कारण होता है। ठीक है, ट्रिपोनीमा प्लेडियम के कारण, इसके कारण। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही मिलान है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सबका जो मिलान है वो गलत दिया हुआ है। सिप्लिस, ट्रिपोनीमा प्लेडियम, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, और हुकिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं ये बॉर्डेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइटोप्लाज्मा निकटतम संबंधित है। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या वायरस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बैक्टीरिया। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के निकटतम संबंधी है। ये पादप, फ्लोएम, ऊतक और कीट वाहक के बाध्यकारी जीवाणु, परजीवी और जीवाणुओं के पादप संचरण में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइज्ड इन द किंगडम। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं एनिमेलिया में, कवक में, मोनेरा में या प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोनेरा में। 5 जगत किंगडम जो WH विटेकर के द्वारा दिया गया था उसमें सभी जीवित जीवों को 5 जगतों में बांटा गया था, जिसमें बैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन LT ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइनो जीवाणु एलनस की जड़ों में पाया जाता है? फ्रैंकिया, गिलियोट्राइकिया, ओलिरिसा, ओलोसिरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया साइनो जीवाणु एल्गन्स की जड़ों में पाया जाता है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन फिलामेंट्स बैक्टीरिया का जीनस है। ठीक है, और ये जड़ों में पाया जाता है। कई जीवाणु लेगुमिनस की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैंने ही कई बार बताया, राइजोबियम जो हो गया ये लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं, लेकिन फ्रैंकिया गैर लेगुमिनस पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। माइकोप्लाज्मा कारक जीव है बैगन की छोटी पत्ती का, नींबू के कैंसर का, कपास की विल्ट्स का या अरहर की विल्ट्स का। सही जवाब ऑप्शन ए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैगन की छोटी पत्ती यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग बैगन एक माइकोप्लाज्मिया जनित विनाशकारी रोग है जो लीफ हापर नामक कीट से होता है। ठीक है, इसमें रोगी पौधा बौना रह जाता है तथा पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं। प्रायः रोगी पौधे पर फल भी लग जाते हैं तो अत्यंत कठोर होते हैं। रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए जिससे वह और पौधों को जो है इन्फेक्शन ना फैला सके।
अगला क्वेश्चन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, शैवाल में, कवक में, जीवाणु में या लाइकेन में। केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सही जवाब ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ये जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोट्स में जो है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी? द बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग योम टैटम द्वारा, जिंडर योम लेडरबर्ग द्वारा, वाटसन योम क्रिक द्वारा या हर्से योम चेज द्वारा। इसका सही जवाब एलटीग्रेड में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कि जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी? तो लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा जो है वो किया गया था। लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की थी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बैक्टीरियल संयुग्मन यानी बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को पहली बार 1946 में लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा वर्णित किया गया था, जिसमें कैसेरिकिया कोलाई, जिसे आप ई कोलाई के नाम से जानते हैं, के निकट से संबंधित स्ट्रेन के बीच मार्कों के आदान प्रदान को शामिल किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बैक्टीरिया कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और 1 घंटे में 1 कप को भर देती है तो चौथाई कप भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी, बिहार पीजीटी में भी देखने को मिला था कि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और 1 घंटे में 1 कप को भर देती है तो 1/4 कप को भरने में कितना समय लगेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 58 मिनट। यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और 1 घंटे में 1 कप को भर देती है तो उस जीवाणु कोशिका का 1/4 कप भरने में 58 मिनट तथा आधा भरने में 59 मिनट लगेंगे। यह समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। इसमें प्रत्येक विभाजन के बाद मातृ कोशिका को 2 संतत कोशिकाएं जन्म देती हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। 90 क्वेश्चन बैक्टीरिया के यहाँ पे ख़त्म होते हैं। कल के वीडियो में हम लोग फंगस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फंगस में टोटल जो है, एक बार देख लीजिए मैं, तो कितने क्वेश्चन है, एक मिनट, टोटल 131 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये ऐसे ना अगर एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो 17 जनवरी को हमारा जो एग्ज़ाम है, अगर एक ही टॉपिक को हम लोग 2-3 दिन में कवर करेंगे तो हम इस बुक को कवर नहीं कर पाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जब हम ये फंगस पढ़ा लेंगे ना, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में सारे टॉपिक अगर टाइम बचता है तो कवर करेंगे और एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है और हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य क्या करेगा? आपसे तो हम कोई पैसा ले नहीं रहे हैं, बस आपको कमेंट और लाइक करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो को हम और लंबा खींच सकें। ठीक है, थैंक यू।